हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज नया लेक्चर। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी जो है आ चुकी है। छत्तीसगढ़ जुडिशरी का लोकल लॉ जो है आपका छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 वो हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि लोकल लॉज के साथ साथ चूंकि 1 जुलाई 2024 से हमारी तीनों नई विधियां, तीनों मेजर नए लॉ जो है वो लागू हो चुके हैं। यानी कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो चूंकि अब ये नए लॉ भी जो है आप लोगों को आने हैं, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। पुराने स्टूडेंट्स को जिनकी अभी एज ओवर नहीं हुई है उनके लिए और भी ज्यादा ऑल दी वेरी बेस्ट, क्योंकि जैसा कि मैंने भी एक ओवरव्यू लिया है इन तीनों सब्जेक्ट्स का। तो एक्चुअली में देखा जाए तो जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमारे, बेसिक कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है ना। आप जो लॉ पढ़ रहे थे, जो क्राइम्स आप पढ़ रहे थे, जो पनिशमेंट आप पढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं हुआ है। लेकिन क्या हुआ है कि आईपीसी की जो सेक्शंस थी उनको उठा करके ऊपर नीचे कर दिया गया है ना। जैसे बहुत सारे जो सेक्शंस थी जो बाय हार्ट हमें याद हुआ करती थी कि भाई रेप जो है इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, मर्डर इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाला पार्ट बिल्कुल बाय हार्ट हम याद करके रखते हैं कि ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हुआ है, वो सेक्शन सारी चेंज हो चुकी है। तो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशन की थी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को, तो उनको सबसे पहली टिप मैं ये दूंगी कि सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए। सबसे पहले आप बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नया वाला उठा करके सीधा सीधा अपनी कॉपी पर उनको चैप्टर वाइज लिखकर उनके में अंदर कितनी कितनी सेक्शंस है, उनमें कितने डिविजन्स हो सकते हैं, वो एक आप चार्ट सबसे पहले तैयार करके उसको रट डालिए। जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, नए स्टूडेंट्स भी ये काम करेंगे और पुराने भी। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका तो पता ही होगा, प्रीवियस वीडियोस जिसने भी देखे हैं, जिसने भी कोई भी सब्जेक्ट मेरा शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ा है मुझसे, उनको पता है कि कैसे याद करना चाहिए, कैसे चीजों को कवर अप करना चाहिए। तो वही तरीका हमें रखना है, तरीके में कोई चेंज नहीं करना है। आप उसी तरीके से स्टडी कीजिए, आपकी स्टडी जो है बहुत जल्दी होगी और आपको बहुत आसानी होगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ यार नहीं मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्द ही ये जब हमारा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जो है खत्म हो जाएगा तो मैं इसके बाद जो है स्टार्ट करूंगी बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो जो कोई भी आप लोगों में से पढ़ना चाहता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट यदि आएंगे तो हम बीएनएस भी स्टार्ट जल्दी करेंगे। अदरवाइज मैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल के बाद छत्तीसगढ़ जुडिशरी के जो अदर लोकल लॉज हैं या जो अदर माइनर एक्ट्स हैं उनको स्टार्ट करूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। प्रीवियस क्लास में हमने डेफिनेशन क्लॉज देख रहे थे जिसमें हमने टेनेंट की डेफिनेशन को समझा था। आज हम समझेंगे सोशल न्यूसेंस की डेफिनेशन को और उसके बाद जो बाकी बची हुई डेफिनेशन है जो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सोशल न्यूसेंस। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सोशल न्यूसेंस को डिफाइन कहाँ किया गया है। तो सोशल न्यूसेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 213 में। ठीक है, सेक्शन 2 उसके क्लॉज 13 में जो है सोशल न्यूसेंस सामाजिक उपताप वर्ड को जो है डिफाइन किया गया है। ठीक, तो आप अगर इसकी डेफिनेशन बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कोई डेफिनेशन बताई ही नहीं गई है। उसमें तो सिर्फ सीधा सीधा बताया गया है कि सोशल न्यूसेंस से मतलब है जो कि शेड्यूल 4, इस एक्ट की शेड्यूल 4 के सीरियल नंबर 10 में जो बताया गया है वो क्या है, सोशल न्यूसेंस है। शेड्यूल नंबर 4 और सीरियल नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन जब आप शेड्यूल 4 में जाएंगे, शेड्यूल 4 बात करती है ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट की। जो किराएदार है उसकी क्या क्या बाध्यताएं होंगी ये शेड्यूल 4 में बताया गया है। तो सीरियल नंबर 10 में जो उसकी बाध्यता बताई है, सीरियल नंबर 10 में टेनेंट की या जो किराएदार है उसकी एक बाध्यता बताई है कि वो
सामाजिक उत्पाद नहीं बनेगा। तो अब सामाजिक उत्पाद नहीं बनेगा का क्या मतलब है, तो उसके साथ ही सीरियल नंबर 10 के बाद आपको एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा जिसमें डिफाइन किया गया है टर्म सोशल न्यूसेंस को। तो इस पूरे एक्ट में सोशल न्यूसेंस वर्ड जो है वो सिर्फ इसलिए परिभाषित किया गया है, ये वर्ड सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ये एक टेनेंट की बाध्यता है। जो किराएदार होता है, जो टेनेंट होता है, उसकी एक ऑब्लिगेशन है कि जब भी वो किसी का मकान किराए पर देगा तो वो सामाजिक सामाजिक उपताप नहीं बनेगा या वो सोशल न्यूसेंस नहीं बनेगा। ठीक, तो इसलिए इस वर्ड को इस एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया गया है और इस एक्ट की उपयोगिता जो है वो आपको शेड्यूल 4 सीरियल नंबर 10 और एक्सप्लेनेशन में समझ में आएगी। तो एक बार फिर भी हम बेयर एक्ट की डेफिनेशन की लैंग्वेज जरूर हम एक बार पढ़ लेंगे। तो चलिए आप लोग भी अपना अपना बेयर एक्ट लीजिए मेरे साथ और एक बार मैच कीजिए। सोशल न्यूसेंस मीन्स अ टेनेंट हु फ्रीक्वेंटली यूजेस द एकोमोडेशन टू कमिट any or all of the acts listed in serial number 10 of the schedule 4। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। सामाजिक उपताप से अभिप्रेत है ऐसा किराएदार जो सामान्यतः वास सुविधा का उपयोग अनुसूची 4 के सरल क्रमांक 10 में सूचीबद्ध कोई या समस्त क्रियाओं हेतु करता हो। ठीक, तो वही शेड्यूल जो आपकी 4 है उसमें सीरियल नंबर 10 है, उसके एक्सप्लेनेशन में आपको एक लिस्ट बताई गई है कि कोई व्यक्ति क्या क्या काम करेगा तो वो सोशल न्यूसेंस कहा जाएगा। तो वो सारी लिस्ट मैंने आपके लिए यहाँ पर उतार दी है। तो आप लोग चाहें तो अपना शेड्यूल बेयर एक्ट में निकाल सकते हैं, शेड्यूल 4 सीरियल नंबर 10 निकाल लीजिए और उसमें भी एक बार आप देख ही लीजिए कि उसमें क्या कहा गया है। तो सीरियल नंबर 10 में कहा गया है कि जो टेनेंट है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि शेड्यूल 4 में क्या बताई गई है, टेनेंट की बाध्यताएं। टेनेंट जो किराएदार है उसकी बाध्यताएं, उसकी ऑब्लिगेशन की क्या क्या ऑब्लिगेशन जो है उसके हो सकते हैं। ठीक, तो एक ऑब्लिगेशन है नेवर टू बिकम अ सोशल न्यूसेंस ड्यूरिंग करेंसी ऑफ द टेनेंसी। अभिधृति की अवधि में सामाजिक उपताप नहीं बनना। ठीक, तो ये बताया गया और फिर इसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसमें बताया है कि सोशल न्यूसेंस नहीं बनने का क्या मतलब है। तो देखिए, सबसे पहला है ड्रंकन ब्राउल। सबसे पहला क्या है, ड्रंकन ब्राउल, नशा कर झगड़ना। कोई भी किराएदार यदि किसी मकान को किराए पर लेता है तो वो उसमें ड्रंक करके किसी भी प्रकार का नशा करके क्या करेगा, हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, किसी से झगड़ा नहीं करेगा, झगड़ेगा नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका नशा करके झगड़ना। सेकंड है वाइफ वॉशिंग, पत्नी को पीटना। आप अपनी पत्नी को किसी का घर किराए पर लेकर, ये नहीं कि आप जोर जोर से उसको पीट रहे हैं, फिर रोने गाने की चिल्लाने की आवाज आ रही है, आस पड़ोस डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस तरीके की हरकतें भी करना क्या कहलाता है, सोशल न्यूसेंस, सामाजिक उपताप कहलाता है। उसके बाद थर्ड है आपका प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति करना, है ना। 4 है आपका हैबिचुअल लेट नाइट नॉइजी सोशलाइजिंग और अदरवाइज क्रिएशन ऑफ एबनॉर्मल नॉइज कंस्ट्रूड बाय द नेबरहुड एज द डिस्टर्बेंस। लेट नाइट पार्टीज नहीं करना है आपको, देर रात तक हल्ला गुल्ला शोर शराबा नहीं करना है, इस तरीके की कोई एबनॉर्मल नॉइज नहीं करना है जिससे आस पड़ोस को दिक्कत हो। ठीक है, अन्यथा अत्यधिक शोर शराबा करना जो आस पड़ोस को परेशान करे, देर रात तक हल्ला करते नहीं, ये सब आपको नहीं करना है। उसके बाद स्पिटिंग इन कॉमन फैसिलिटीज लाइक स्टेयरकेसेस। अब आप सीढ़ियां बनी हुई हैं, आप ऊपर के माले में किराए से रहते हैं, नीचे मकान मालिक रहता है, अब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, थूकते जा रहे हैं सीढ़ियों पर, तो इस तरीके की गंदगी नहीं करना है आपको, है ना। स्टेयरकेसेस वगैरह पे, सीढ़ी आदि स्थानों पर थूकना नहीं है। फिर उसके बाद 6 आपको क्या बताया गया है, स्टोरेज ऑफ एनी हैजार्डियस स्टफ और एनी स्टफ विथ ऑफेंसिव odor that fall up the surrounding or that normally invites pest। अब आपको किसी भी प्रकार से ऐसे हैजार्डियस स्टफ का स्टोरेज नहीं करना है, किसी भी खतरनाक पदार्थ का या बेहद बदबूदार पदार्थ का आपको क्या है, संरक्षण या स्टोरेज करके नहीं रखना है जिनसे कीड़े बढ़ते हो या कीड़े जमा होते हो। इसका मतलब ये है, पेस्ट मतलब कि कीड़े बढ़ते हो या कीड़े जमा करते हो। आपने जो है इकट्ठा करके रख लिया कोई गंदा बदबूदार सामान, अब उसमें कीड़े हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, एनवायरमेंट गंदा हो रहा है, तो इस तरीके का कोई सामान अगर आप काम करते तो वो सामाजिक उपताप, सोशल न्यूसेंस कहलाएगा।
अब यहाँ पर जगह खत्म हो गई है तो हम यहाँ आएंगे। तो फिर उसके बाद लास्ट में क्या है आपका 7 वाला पॉइंट, लिटरिंग ऑफ गार्बेज एंड और लेटिंग लूज वेस्ट वाटर। कूड़ा यहाँ वहां आप फेंक रहे हैं, गंदा पानी आप यहाँ वहां फेंक रहे हैं, आप जहां पर भी मकान में रहते तो ये सब आपको नहीं करना है। उसके बाद 6 है आपका स्पॉइलिंग द एनवायरमेंट बाय डूइंग और प्रमोटिंग इम्प्रॉपर डिफेक्शन। आप जो है लघु शंका दीर्घ शंका आप कहीं पर भी कर रहे हैं, अरे भाई लघु शंका दीर्घ शंका के लिए वॉशरूम बने हैं, बाथरूम बना हुआ है, आप जहाँ किराए से रहते हैं वहां कीजिए, ये नहीं कि आप जहां जाए कर रहे हैं। तो अनियमित स्थानों पर लघु या दीर्घ शंका करना या कराना जिससे वातावरण दूषित होता हो, ठीक, तो इम्प्रॉपर डिफेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 9 में है एनी एक्ट दैट हैज अ बैड एंड डैमेजिंग सोशल इफेक्ट ऑन द इमीडिएट नेबरहुड। आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि सोशल इफेक्ट में डैमेज पड़ रहा है, या जो आपका इमीडिएट नेबरहुड है उसको डैमेज हो रहा है आपके कृत्यों से। हिंदी में देख लीजिए यहाँ पर, अन्य कोई कृत्य जिससे आस पड़ोस को क्षति तथा बुरा सामाजिक प्रभाव पड़ता हो, ठीक। तो ये एक्चुअली में जो आपको शेड्यूल में एक्सप्लेनेशन में सोशल न्यूसेंस बताया उनको नंबरिंग नहीं दिया गया है, ये नंबरिंग मैंने अपनी सहूलियत के लिए कर ली है, जिससे हमें क्या होगा, अगर हम लोग इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे तो हमें याद करने में आसानी होगा। जैसे हमने इसको बांट लिया 9 नंबर में, तो आप भी इसी तरीके से अपनी कॉपी में इस तरीके से लिख सकते हैं, इनको 9 पॉइंट्स बनाकर आप लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आप लोग नोट्स बना लीजिए, जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आप इस लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते रहा करिए, यही नोट्स आपको आगे चलकर काम आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। ऑब्जेक्टिव किस हिसाब से बन सकता है, जैसे आपको यहाँ से उनको देखना है तो इन पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट आपको सही डाल देंगे, बाकी के 3 गलत डाल देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें से सामाजिक उत्पाद क्या है। तो अब आपको बाय हार्ट अगर याद होंगे वो पॉइंट्स तब तो आप बता पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इनको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए कि हाँ ये चीजें ही जो है वही बस आ रही है, ठीक है। तो आप लोग जो बड़े बड़े पॉइंट्स है उनमें से आप कुछ स्पेसिफिक नंबर भी निकाल सकते हैं। जैसे 5th वाला पॉइंट है तो आप स्टेयरकेस पे थूकना, सीढ़ियों पर थूकना, इसको इतना निकाल लीजिए। यहाँ पर है तो लेट नाइट पार्टी से आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई हल्ला गुल्ला शोर, लेट नाइट पार्टी नहीं करना है। फिर ठीक है, यहाँ पे भैया ऐसा कोई स्टोरेज नहीं करना है, सामान है जाड़े से कीड़े वीड़े होने लगे, एनवायरमेंट गंदा होने लगे। तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके कुछ पॉइंट आउट कर सकते हैं इनमें से, कि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ये होती है हमारी सोशल न्यूसेंस की डेफिनेशन, ठीक। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इन डेफिनेशन क्लॉज से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव भी होंगे ना, तो वो भी हम एक बार डिस्कस भी करेंगे। और आप लोग मेरे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए आप लोग, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए आप लोग। तो उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसकी आपको फोटो वगैरह ग्रुप में डालती रहूंगी, तो उनसे भी आप जो है ऑब्जेक्टिव्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या आने की संभावना होती है। तो आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप भी हमारा बना हुआ है। आप तीनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें तो ज्यादा बेटर है। टेलीग्राम ग्रुप में पुरानी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो जो उसके आपके ज्वाइन करने के बाद जो चीजें डाली जाएंगी वही आपको मिल पाएंगी, बट टेलीग्राम में जो पहले से पीडीएफ वगैरह भी डली हुई है वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, आप उससे जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। और अभी मैं कोई पेड क्लासेस चलाने वाली नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट इसी तरीके से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी जितना मुझसे हो पाएगा। चलिए अब हम इसकी जो बाकी डेफिनेशंस बची हैं उसको एक बार देखेंगे जल्दी से, ठीक है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो हम देख चुके हैं। 1 से लेकर के लैंडलॉर्ड तक 5 तक हमने देख ली थी, और उसके बाद टेनेंट 14 और ये 13 सामाजिक उपताप सोशल न्यूसेंस जो है हमने देख लिया है, ठीक। अब जो बाकी छोटी छोटी सेक्शंस बनी है, बची हुई हैं, वो जरूर हम एक बार रीड आउट करेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम का पैटर्न आजकल ऐसा हो गया है कि इंपॉर्टेंट तो पूछते ही पूछते हैं, आजकल तो अनइम्पोर्टेंट भी जो है बहुत पूछने लगे हैं। तो चलिए टेनेंट तक हमने पढ़ लिया था, टेनेंट के बाद अब हम देखेंगे तो लैंडलॉर्ड तक, मतलब 1 से लेके 5 सीरीज में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने लैंडलॉर्ड तक पढ़ा था। लैंडलॉर्ड के बाद कट ऑफ करके हमने डायरेक्ट टेनेंट पे आ गए थे, क्योंकि लैंडलॉर्ड और टेनेंट से रिलेटेड ही ये एक्ट है। तो 5 के बाद डायरेक्ट हमने जंप कर लिया था 14 पे,
एंड देन सोशल न्यूसेंस पे। तो अब बची है आपकी 6 से लेके 12 तक की डेफिनेशन। तो फटाफट से देखते हैं इनको। 6 में दिया है सबसे पहले म्यूनिसिपल एरिया, ठीक है। तो इनमें आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा ये याद रखना है कि कौन से क्लॉज में क्या दिया हुआ है। अगर आपसे पूछेंगे तो क्लॉज वाइज ही पूछेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। तो 6 में है आपका म्यूनिसिपल एरिया, फिर 7 में है आपका नोटिफिकेशन, 8 में है आपका ओल्ड एक्ट, ठीक है, 9 में है आपका रेंट, ठीक है, 10 में है आपका रेंट कंट्रोलर, ठीक है, 11 में है आपका रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, ठीक, और लास्ट 12 में है आपका रिपील्ड एक्ट। राइट थोड़ी गंदी है तो आप राइटिंग पे ज्यादा फोकस ना करके मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आपको ये नंबरिंग याद करने है ना कि 6 में म्यूनिसिपल है, 7 में नोटिफिकेशन है, 8 में ओल्ड एक्ट है, 9 में रेंट है, 10 में रेंट कंट्रोल है, 11 में रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है और 12 में रिपीट एक्ट है। तो म्यूनिसिपल एरिया क्या बताया गया है, तो एक एक बार रीडिंग कर लेंगे हम इसकी फटाक से। म्यूनिसिपल एरिया का मतलब होता है मीन्स द म्यूनिसिपल एरिया और नगर पंचायत एरिया एज डिफाइंड अंडर छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, पहला एक्ट। दूसरा है और छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपलिटीज एक्ट 1961 एज द केस में बी। तो यहाँ पर दो एक्ट हैं इनके, तो इन दो एक्ट के अंतर्गत जो भी म्यूनिसिपल एरिया और नगर पंचायत एरिया आते हैं उनको कहा गया है म्यूनिसिपल एरिया। तो इन एक्ट्स के नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, ठीक है, और छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपलिटीज एक्ट 1961, ठीक। हिंदी में क्या बताया गया है, नगर पालिक क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र जैसा कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961। तो एक 1956 का है, एक 1961 का है। इनके अंतर्गत जितने भी नगर पालिक क्षेत्र बताए गए हैं और नगर पंचायत क्षेत्र बताए गए हैं वो आ रहे हैं म्यूनिसिपल एरिया में, ठीक। उसके बाद है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन तो भाई वही होता है ऑफिशियल गजट में। तो नोटिफिकेशन रिफर्स टू द रिलेवेंट नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट। ये सब एक्ट में सेम ही रहता है कि उस एक्ट से संबंधित जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन गजट में प्रकाशित किया जा रहा है वो नोटिफिकेशन। ओल्ड एक्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ के एग्जाम में ये क्वेश्चन ओल्ड एक्ट से पूछा जा चुका है कि ओल्ड एक्ट का यहाँ पर क्या मतलब है। तो देखिए भाई, इसके पहले जो हमारा ये रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 है, ये एक्ट जब नहीं था तो इसके पहले कौन सा एक्ट लागू था, इसके पहले था आपका छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ये वही एक्ट है जो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों पर एक समान रूप से लागू होता था, कुछ कुछ चेंजेस के साथ। पहले एमपी और छत्तीसगढ़ में एक ही एक्ट चलता था क्योंकि एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों पार्ट थे। तो आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है। तो अब आपको पता ही है कि आपको अब छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए ना कि सिर्फ लॉ पढ़ना है बल्कि आपको जीएस भी पढ़ना है। जी हाँ, अब इस बार आपके सिलेबस में, इस बार आपके सब्जेक्ट में छत्तीसगढ़ जुडिशरी में छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, छत्तीसगढ़ कब बना, छत्तीसगढ़ कब मध्य प्रदेश से अलग हुआ, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उसमें कितने राज्य थे, कितने डिस्ट्रिक्ट थे, अब कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये सारी जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है वो आप पढ़ना शुरू कर लीजिए। छत्तीसगढ़ जीएस की कोई भी नॉर्मल सी बुक आप ले लीजिए जिसमें से आप कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स वगैरह के बारे में भी डिटेल चाहिए तो वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, आपको मैं वहां पे बुक्स भी बताती रहूंगी कि आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं जीएस के लिए, लॉ के लिए, कब कौन सा डायरेक्ट आप ले सकते हैं, वो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो ओल्ड एक्ट, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ओल्ड एक्ट है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961।
तो अब जैसे ही यहाँ पर 2011 में ये एक्ट आया था तो उसके बाद से ये एक्ट रिपील हो गया था, लेकिन एमपी में अभी भी यही है। तो एमपी में जो किरायानामा या किराएदारी से संबंधित जो कानून है वो किससे गवर्न होता है, इसी वाले एक्ट से। बस छत्तीसगढ़ की जगह वहां पर नाम किया जाता है मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। तो एमपी में अभी भी वही लागू है, लेकिन यहाँ पर ये चेंज हो गया है। ठीक, तो अब आप एक ध्यान रखिएगा, जो ओल्ड एक्ट जो है आपका, तो ओल्ड एक्ट जो है वही रिपील्ड एक्ट है। ठीक, ओल्ड एक्ट जो है वही क्या है, रिपील्ड एक्ट है। तो जो आपका 8 क्लॉज है ओल्ड एक्ट और जो आपका 12 क्लॉज है रिपील्ड एक्ट, दोनों क्या है, सेम है। तो ध्यान रखिएगा, ओल्ड एक्ट क्योंकि ये रिपील्ड हो चुका, रिपील्ड होने के बाद नया एक्ट आया है तो इसलिए यही ओल्ड एक्ट है, और रिपील्ड एक्ट कौन सा, वही है। देखिए आप एक बार सब पहले 12 ही पढ़ लीजिए। रिपील्ड एक्ट रिफर्स टू छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ठीक, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इस एक्ट के पहले कौन सा एक्ट था, पुराना एक्ट, तो इसके पहले था आपका सीजी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। तो पहले पुराना एक्ट ये था और इसी एक्ट को रिपील करके हमारा ये वाला एक्ट जो है आया है। ठीक, तो 8 में ओल्ड एक्ट, 12 में रिपील्ड एक्ट, फिर ये नया एक्ट। ठीक, अब देख लेते हैं रेंट। रेंट भी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं क्योंकि रेंट से रिलेटेड एक्ट है, तो रेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेंट होता क्या है। तो रेंट होता है भाई कंसीडरेशन, रेंट होता है प्रतिफल। प्रतिफल कहाँ पढ़ते हैं हम, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रतिफल कंसीडरेशन शब्द कौन से लॉ में पढ़ा जाता है। आई थिंक इतना नॉलेज तो हमारे साथ जुड़े वाले बच्चों को पता ही होगा, है ना। तो रेंट मीन्स द कंसीडरेशन पेएबल बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड अगेंस्ट एन एकोमोडेशन। भाड़ा या जो किराया है उससे अभिप्रेत है वास सुविधा के लिए किराएदार द्वारा भवन स्वामी को दे प्रतिफल। ठीक है, किराएदार द्वारा भवन स्वामी को दे प्रतिफल। तो रेंट क्या हो गया आपका, कंसीडरेशन। क्या हो गया भाई, रेंट आपका कंसीडरेशन, प्रतिफल। ठीक, कंसीडरेशन हो गया ये प्रतिफल। और ये कौन है, कौन किसको दे रहा है, तो ये प्रतिफल देता है कौन, टेनेंट, किसको, लैंडलॉर्ड को, एकोमोडेशन के बदले में। टेनेंट लैंडलॉर्ड को जो प्रतिफल देता है वो कहलाता है रेंट। अब है रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल 10 और 11 में, तो इसमें कोई डेफिनेशन नहीं बताई गई है, बस इसमें ये बताया गया है कि रेंट कंट्रोलर वो है जो अपॉइंटेड है सबसेक्शन 1 सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। ठीक, जो इसमें आगे इस एक्ट में धारा 7 उसकी उपधारा 1 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है वो कहलाता है रेंट कंट्रोलर। और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का गठन बताया गया है सेक्शन 6 में। तो यहाँ पर वही है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में जो गठित किया गया है बॉडी को, जिस बॉडी को गठित किया गया है वो बॉडी कहलाती है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो इन दो को आप छोड़ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूछेंगे भी नहीं, आएगा भी नहीं। तो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताई थी वो 5 है आपकी, है ना, वो आपको याद रखना है। फर्स्ट में एकोमोडेशन, सेकंड में आपका एग्रीमेंट, फोर्थ में आपका हैबिचुअल डिफॉल्टर, फिफ्थ में आपका लैंडलॉर्ड, 14 में टेनेंट, 13 में सोशल न्यूसेंस। और चूंकि ओल्ड एक्ट से एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो ओल्ड एक्ट और रिपील्ड एक्ट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और रेंट कंट्रोल से रिलेटेड ही हम ये पढ़ रहे हैं, इसलिए रेंट को ध्यान रखिएगा कि रेंट होता क्या है, कंसीडरेशन, जो किराएदार देता है भूमि स्वामी को मकान के बदले में प्रतिफल। ठीक, तो ये आई होप आपको सारी धाराएं जो है क्लियर हो गई होंगी। अगर इनसे रिलेटेड कोई केस लॉ या ऑब्जेक्टिव मुझे अगर मिलते हैं या कुछ पुराने पेपर्स में अगर मुझे मिलेंगी तो वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी, तो आप लोग जो है ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट आगे जो है सेक्शन आगे जो रहेंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेक्शन 3 से। तो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज आज हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा। बहुत टाइम बाद में पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएशन चाहिए और वो मिलेगा मुझे आप लोगों के लाइक से, कमेंट से। जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे, जब तक आप लोग मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं फिर से शुरुआत कर रही हूँ, तो आप लोग भी फिर से पढ़ने के लिए रेडी हैं या नहीं। ठीक, तो चलिए आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देकर मुझे बताइए कि ये माइनर एक्ट खत्म होने के बाद आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी का कौन सा एक्ट पढ़ना चाहते हैं।
जो ज्यादा कमेंट जिसके आएंगे वही एक्ट हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।